आइए बच्चों, आज अगला चैप्टर शुरू करते हैं। राजा, किसान और नगर। पिछले चैप्टर में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं मिल पाई थी, सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया था। लेकिन इस पाठ के अंदर हम देखेंगे कि हमें बहुत सारी जानकारी लिखित रूप में प्राप्त हुई है, इसलिए यहाँ पर हम उससे कहीं अधिक जानकारी के बारे में बात करेंगे। वहाँ हमने आज से लगभग 4,500 साल पहले के इतिहास को जानने की कोशिश की थी। आज हम 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल को समझने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे हमने पहले 1900 तक का पढ़ा था, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक का पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का। तो ये बीच का 1,500 साल कहाँ गया? देखिए, 1,500 साल में बहुत कुछ होता रहा, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तब कुछ भी नहीं हुआ होगा, बस्तियां बसी होंगी, विकास हुआ होगा, तभी तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ तक वो संस्कृतियाँ पहुँची। तो इस तरह से अब हम आगे के बारे में जानेंगे। अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ से 600 ईस्वी पूर्व तक का और यहाँ से 600 ईस्वी तक का जो बीच का पीरियड है, ये हो गया 1200 साल। तो 1200 साल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अब हम पूरे 1200 साल के बारे में तो नहीं जान सकते ना, हम इसके बारे में जो सबूत यानी कि स्रोत, साक्ष्य, जो भी साक्ष्य हमारे पास हैं, उनसे हम जो इतिहास बना है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, ये जो 1500 वर्ष हैं, इसमें ऋग्वेद का लेखन हुआ। आपको मालूम है कि जो वेद हैं वो 4 वेद हैं। उन चारों में से सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम जानते हैं कि ये सबसे पुराना है। तो ये माना जाता है कि लगभग ये जो बीच का 1500 वर्ष का टाइम है, इसी बीच में कभी ये लिखा गया था, और इसी पीरियड में नए आवासीय क्षेत्रों का विकास हुआ। अलग अलग जगह जाकर लोग रहने लगे। हो सकता है हड़प्पा वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर कोई आपदा आ गई हो, तो वहाँ से लोग शिफ्ट हो गए हों नई नई जगहों पे। साउथ की तरफ भी जा सकते हैं। नई कृषक बस्तियाँ बनी, क्योंकि उस समय मेन जो व्यवसाय था वो कृषि ही था। तो अलग अलग जगह लोगों ने कृषि करना शुरू किया और वहाँ पे बस्तियाँ बस गईं। इस तरह से चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण मिले हैं, यानी कि लोग बहुत सारे चरवाहों के रूप में भी रहते थे, यानी जो जानवरों को पालते हैं, उनसे कुछ प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, उसे शहरों में जाके बेचा करते थे। इस तरह के चरवाहे भी होते थे। तो वो आमतौर पे जो चरवाहे होते होंगे वो खाना बदोश टाइप होते होंगे, क्योंकि अगर वो अपने पशुओं को पाल रहे हैं, बकरी, भेड़ें वगैरह, और अगर वहाँ पर चारा ख़त्म हो गया, घास वगैरह ख़त्म हो गई, तो उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा जहाँ पर उन्हें ज़्यादा हरियाली मिले। तो इस तरह से ये लोग अलग अलग जगहों पर जाते रहे होंगे। तो इनकी भी बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जो पहले शवाधान के तरीके थे वो भी थोड़े थोड़े बदले हैं, यानी कि इस 1,500 साल में बहुत सारे परिवर्तन आए। और पहले कहीं पर भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर कहीं पर भी लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, लेकिन इस पीरियड में लोहे के बारे में लोग जानने लगे थे और लोहे के कुछ उपकरण भी मिले हैं। बल्कि जो शवाधान मिले हैं उनमें साथ में हथियार भी दफनाए गए हैं। हो सकता है वो योद्धा रहे हों जिनके साथ में हथियार दफनाए गए हैं। इस टाइम में बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, तो इन्हें महापाषाण कहा गया है। महा मतलब बहुत बड़े, पाषाण मतलब पत्थर। तो इनकी संरचनाएं मिली हैं, तो इसलिए इनको महापाषाण काल भी
कहा गया है। इस पाठ का सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसेप और पियदस्सी। प्रिंसेप शब्द जेम्स प्रिंसेप के लिए इस्तेमाल किया गया है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। प्रिंसेप ने पता लगाया कि सिक्कों और अभिलेखों पर एक राजा का नाम पियदस्सी लिखा है। कुछ अभिलेखों और बौद्ध ग्रंथों में अशोक भी लिखा है, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। यानी कि देखिए, जिस तरह से हम हड़प्पा कालीन चित्रात्मक लिपि को नहीं समझ पाए, अगर इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास ना किए होते जेम्स प्रिंसेप ने, तो ये अभिलेख भी हमारे लिए रहस्य ही बनकर रह जाते। लेकिन इन्होंने बहुत प्रयास किया और ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि इन दोनों का अर्थ निकाला। हालांकि ये बहुत मुश्किल रहा होगा और पूरी तरह से जितने अभिलेख मिले हैं उनको पढ़ा भी नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी बहुत मदद मिली है। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के अर्थ निकाले। अब यहाँ पर कहा गया है पियदस्सी, जो शब्द लिखा गया है, पिय यानी कि प्रिय समझ लीजिए, और दस्सी यानी कि दिखने वाला। तो पियदस्सी ही अशोक था, ऐसा इन्होंने अर्थ निकाला, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में जो लिखा था वो अशोक लिखा था। तो इस तरह से जो कुछ बातें इनकी मैच होती थी, तो इन्होंने अनुमान लगाया कि पियदस्सी ही अशोक है। जनपद, जन अर्थात लोग, आज भी कहते हैं ना। पद यानी कि पैर, जहाँ पर लोगों के पैर पड़े उसे जनपद कहा गया। पैर पड़ने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे पैर छप गए या जहाँ पैर रखा, मतलब लोग जहाँ जाकर बस गए। तो इस तरह से ऐसा स्थान जहाँ लोगों ने कदम रखे और बस गए, उसे जनपद कहा गया। आज भी आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट को जनपद कहा जाता है। कई बार आप न्यूज़ में जनपद शब्द सुनेंगे। तो जो शुरू के जो राज्य हैं, उनके बारे में अगर इतिहासकारों ने पढ़ा तो देखा कि वहाँ पर 16 महाजनपदों के नाम बहुत ज़्यादा आए हैं। अलग अलग स्रोतों में उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि 16 महाजनपद के नाम बार बार आ रहे हैं। वो कौन से महाजनपद हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। महाजनपद से आप समझ गए होंगे, जनपद यानी कि थोड़ा छोटा क्षेत्र, महाजनपद यानी कि बहुत बड़ा, राजाओं या गणों संघों द्वारा शासित। या तो यहाँ पर राजा होते थे या फिर यहाँ पर गण या संघ होते थे। यानी कि गण का मतलब होता है जहाँ पर कोई एक राजा ना होकर कई राजा होते हैं, यानी कि कई लोग मिलकर संघ बनाकर वहाँ का राज्य संभाल रहे होते हैं, तो उसे कहा जाता है संघ या गण। महाजनपदों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। 16 जनपदों में से 4 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इनके नाम बहुत बार सुनने को मिले हैं, बार बार। मगध सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। वत्स, कौशल और अवंती, इनके नाम बार बार आए हैं। आइए उन 16 जनपदों के बारे में जानते हैं। कंबोज, गांधार, अश्मक, मगध, अंग, वज्जी, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, पांचाल, शूरसेन, कुरु, मत्स्य, चेदि और अवंती। इनमें से 4 इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में नाम हमने पहले ही पढ़ लिए थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इनकी मैंने साथ ही राजधानी भी लिख दी है कि कौन कौन सी राजधानी थी, जिनमें से जो मगध है उसकी राजधानी शुरू में राजगृह थी। ये आज के पटना और बिहार में है। बाद में इसकी पाटलिपुत्र भी हो गई थी। इसी तरह से कौशल की श्रावस्ती, और ये अभी उत्तर प्रदेश में है। वत्स की भी उत्तर प्रदेश में ही है, जिसकी राजधानी उस समय कौशाम्बी थी। और अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। बाकी सबकी भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी हम देखें तो जो कंबोज है, वो कंबोज आज उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार ये भी पाकिस्तान में पेशावर में पड़ता है।
इसकी राजधानी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और कंबोज की रायपुर। अशमक, ये पोतना थी इसकी राजधानी, और ये आंध्र प्रदेश में है। ये इकलौता ऐसा राज्य है जो कि दक्षिण की तरफ पड़ता है। बाकी आप देखेंगे पटना, भागलपुर बिहार, बसाड़ बिहार, और ये जो है काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, पांचाल, शूरसेन, कुरु और आगे चेदी, ये सभी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। इसके अलावा मत्स्य, ये विराटनगर राजस्थान में है। चेदी, सोथिवती उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का हिस्सा है ये, ठीक है, और ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है ये। अवंती, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनकी कुछ जो खासियत हैं वो मैंने यहाँ पर साथ ही साथ लिखी हैं। जैसे कि अवंती जो था वो बुद्धकालीन राजा चंडद्योत का था, जो बाद में बौद्ध बन गया। यानी कि यहाँ का राजा का नाम भी लिखा हुआ है जो बौद्ध बन गया। हालांकि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये पांचाल तो आप जानते ही हैं, पांचाली कहा जाता था द्रौपदी को, तो ये पांचाल की ही थी द्रौपदी भी, तो पांचाल को हम ऐसे जान सकते हैं। इसी तरह से शूरसेन जो थे, इसकी जगह थी जो महाजनपद शूरसेन था वो मथुरा में था, और यहाँ पर कृष्ण का ये जन्म स्थल है, ये भी आपको पता होगा। इसी तरह से जो ये कौशल है और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, यहाँ पर राजा प्रसेनजीत थे बुद्ध के काल में, जब बुद्ध थे उसी समय। और अगर हम मल्ल की बात करें तो आज का ये कुशीनगर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और यहीं पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके अलावा हम देख सकते हैं मगध जो है वो बिहार में है, आज का पटना है वो। बृहद्रथ तथा जरासंध प्रसिद्ध राजा हुए यहाँ के, यानी कि देखिए कई राजा हुए हैं जिसमें से बृहद्रथ भी था, और ये बाद में हम पढ़ेंगे बृहद्रथ के बारे में थोड़ा सा। आप इस चैप्टर में अभिलेख शब्द कई बार पढ़ेंगे। लेख से आप समझ गए होंगे, कुछ लिखा हुआ है, तो अभिलेख क्या होते हैं? ये पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन की कठोर सतह पर खुदे हुए संदेश हैं। यानी कि कुछ लिखा हुआ मिला है किसी ना किसी सतह पर, खास तौर से पत्थर या धातु के ऊपर। इन पे क्या लिखा हुआ है? या तो उपलब्धियां लिखी हैं किसी राजा ने अपनी उपलब्धियां लिखवाई है कि उन्होंने क्या क्या जीता, क्या क्या हासिल किया या कुछ नया किया। उनके क्रियाकलाप या किसी के विचार हो सकते हैं कि वो क्या चाहते थे या क्या वो अच्छा लोगों के मन में डालना चाहते थे, अपने विचार भी उन्होंने लिखवाए हैं। इसके अलावा दान का ब्यौरा, दान किसने दान किया है, कितना दान किया, किसके लिए किया, ये सारी बातें दान के ब्यौरा भी अभिलेख में मिले हैं। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा किसी मंदिर में, किसी स्कूल में या फिर कोई भी बिल्डिंग में, वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर लिखा हुआ होता है इन्होंने यहाँ पर इतना दान किया। कभी कभी स्कूल में भी कोई पंखे वगैरह दान करता है, उसके ऊपर भी लिखवा देते हैं इन्होंने ये पंखे दान किए। तो दान के बारे में भी अभिलेख यहाँ पर मिले हैं, ब्यौरा मिला है कि किसने ये दान किया था, क्योंकि अलग अलग लोग दान किया करते थे तिथि के साथ। इसमें तिथि भी है, यानी कि डेट मिलने से, अगर इस पे डेट पड़ी है तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं कि किस समय में ऐसा लोग कर रहे थे। और जो बहुत पुराने जो अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। प्राकृत जो भाषा थी उस समय की जनमानस की भाषा थी, यानी कि आम लोगों की भाषा थी। आम लोग जो है वो प्राकृत भाषा बोलते थे, वही समझते थे, इसलिए उन्हीं की भाषा में वो लिखा गया था। यह अलग बात है कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते होंगे उस समय, लेकिन फिर भी जो भी पढ़ते होंगे वो उस भाषा को पढ़ पाते होंगे, इसलिए आम भाषा में लिखा हुआ है। अजातशत्रु और अशोक के नाम पर प्राकृत भाषा में लिखे हैं, यानी कि इन लोगों ने जो कुछ भी लिखवाया है वो प्राकृत भाषा में लिखा मिला है। और इसके अलावा और भी अभिलेख मिले हैं, तमिल, पाली, संस्कृत में भी हैं वो अभिलेख, यहाँ तक कि साउथ में भी मिले हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं में भी अभिलेख मिले हैं, क्योंकि जहाँ के जो जनमानस की भाषा रही होगी, यानी आम बोलचाल की भाषा रही होगी, जहाँ के लोग जिस भाषा को समझते होंगे उसी भाषा में अभिलेख लिखाए गए थे।
देखिए, पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था तब तक हमें नहीं मालूम कि राज्य थे या नहीं। हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से हम इन्हीं को, जो 6ठी शताब्दी में हमें राज्यों के बारे में जानकारी मिली है, इसे हम प्रारंभिक राज्य मानकर चल रहे हैं। हमारे लिए यहीं से जानकारियाँ हासिल हुई हैं। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बहुत महत्वपूर्ण काल माना गया है, क्योंकि इसे आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है। देखिए, एक प्रश्न भी आता है कि ये जो 600 ईस्वी पूर्व का जो काल था, यानी कि 5-6 शताब्दी बोल दिया जाता है, ईसा पूर्व का काल जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, यानी कि ये जो समय है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि यहाँ पर राज्य बनने शुरू हुए, नगरों के बारे में जानकारी, इसी समय में लोहे का प्रयोग बढ़ रहा था, यानी कि लोहे के बारे में जानकारी थोड़े समय पहले मिली होगी। इस समय में लोहे का प्रयोग खूब होने लगा था, और ये अब इसी टाइम पे आके सिक्कों का विकास होने लगा। देखिए, हड़प्पा काल में हमने मोहरें तो प्राप्त की, यानी कि व्यापार होता था, लेकिन वहाँ पर कोई सिक्के नहीं मिले हैं। लेकिन इस काल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सिक्के भी मिलेंगे। तो इसका मतलब व्यापार के लिए सिक्कों का इस्तेमाल भी होने लगा था। और यही वह काल था जब बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। यानी कि देखिए, सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, भारत से बाहर भी इसी पीरियड में जरथुस्त्र और अरस्तु और इसी तरह के कई दार्शनिक जो है वो पैदा हुए। उन्होंने वहाँ परिवर्तन किया। भारत में भी बौद्ध और जैन, ये जो धर्म थे, इन्होंने परिवर्तन लेके आया। यानी कि जो बुद्ध थे वो और महावीर, इनकी जो विचारधारा थी वो उस समय की सनातनी धर्म की जो विचारधारा थी उससे बिल्कुल भिन्न थी। तो इनका जो विचार करने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, जिसकी वजह से भी परिवर्तन आया। यानी ये जो परिवर्तन का कारण था उसमें ये सारी चीज़ें तो शामिल हैं ही, लेकिन विचारों का परिवर्तन भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन था। देखिए, जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, आज भी आप देखिए बड़े जो शहर होते हैं उनको महानगर कहा जाता है। जैसे दिल्ली को महानगर कहा जाता है, इसी तरह से बम्बई को, यानी कि आज की मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता 4 महानगर हैं। तो इनके अंदर की जो सुविधाएं होती हैं वो अलग होती हैं, ज़्यादा होती हैं। वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर व्यापार के या वहाँ पर जीवन यापन के लिए अधिक साधन उपलब्ध होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जो बड़े बड़े क्षेत्र थे जहाँ पर लोग रहते थे उन्हें महाजनपद कहा गया, और वहाँ पर अधिकांश राजा शासन करता था। लेकिन जो गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। यानी कि कुछ जगहों पे, यानी कि अधिकांश जगहों पे राजा थे, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह थी जो महाजनपद थे, लेकिन वहाँ पर एक समूह शासन करता था, जिसे या तो गण या संघ कह सकते हैं हम। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो महावीर और बुद्ध थे, ये इसी तरह के गण राज्यों के राजाओं के पुत्र थे, और इन दोनों ने ही वो सारा वैभव त्याग कर अपने विचारों को पब्लिक तक पहुंचाया था। तो ये जो थे गणराज्य थे। जो गणराज्य होते थे उनमें कई राजा होते थे। इसी तरह से कुछ राज्य ऐसी भी थे जैसे कि वज्जी, जहाँ पर जो आर्थिक स्रोत होते थे, यानी कि जो कमाई के साधन होते थे, उनके ऊपर राजा का और गण का पूरे का नियंत्रण रहता था। इसमें भूमि भी शामिल थी, यानी कि जो खेती होती थी उन पर, और व्यापार जिन क्षेत्रों पे होता था उन सभी के ऊपर जो राजा के गण के जो राजा होते थे या संघ के जो राजा होते थे उनका सामूहिक नियंत्रण होता था। इसी तरह से प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। मैंने अभी आपको बताई है, 16 महाजनपदों के नाम बताए हैं और उनकी राजधानियां भी बताई हैं। तो उन सब की राजधानी होती थी। हम आज से भी कंपेयर कर सकते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर राज्य हैं यानी कि प्रांत हैं, उन सभी की कोई ना कोई राजधानी है। हम दिल्ली में रहते हैं
तो दिल्ली की राजधानी तो दिल्ली हुई, बल्कि ये तो पूरे देश की राजधानी है। इसी तरह से बाकी जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा, इन सब की भी राजधानी आपको पता होगी, और अगर पता नहीं है तो प्लीज़ पता कर लीजिए। तो ये जो राजधानियाँ होती थी ये किलेबंद होती थी। किलेबंद का मतलब आप समझते हैं ना, ये पूरी तरह से बाउंड्री बनी हुई होती थी, इसकी पूरी सुरक्षा होती थी, क्योंकि सामान्य तौर पर जो राजधानी होती है वहाँ पर राजा रहता है, और राजा रहता है उसे सबसे ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है कि जब तक राजा है तब तक ही वहाँ पर वो सुरक्षित है, यानी कि उनका राज्य सुरक्षित माना जाता है। तो राजधानी जो होती थी पूरी तरह से किलेबंद होती थी। राजधानियों के रखरखाव और सेना और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। अब राजधानियों का रखरखाव करना ज़रूरी था। अब आप देखें कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, उसके लिए सेना भी लगेगी, क्योंकि उसके चारों तरफ से कहीं से भी कोई हमला ना कर दे, कोई भी शत्रु ना आ सके, उसके लिए सेना लगानी पड़ेगी। सेना अगर रखी जाएगी तो सेना के खर्चे भी होंगे। इसी तरह से नौकरशाही, अब सिर्फ सेना ही तो काम नहीं करेगी ना, और भी लोग होंगे जो बाकी कामों का हिसाब रखेंगे, उनके ऊपर देखभाल रखेंगे, यानी कि ऑफिसर वगैरह होंगे, कर्मचारी होंगे। तो वो नौकरशाही भी थी, उनको भी तो तनख्वाह देंगे तभी तो वो काम करेंगे। यदि किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो अपने घर का काम कैसे चलाएगा, अपने घर गृहस्थी कैसे चलाएगा। तो इसलिए उनको भी जो है पैसे देने होंगे, उसके लिए इन्हें भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता थी, यानी कि इन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए था। छठी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की, जो कि संस्कृत में की। देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे पाली प्राकृत भाषाओं के बारे में, जो कि एक तरह से संस्कृत का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है। जो जनमानस बोलता था वो संस्कृत नहीं बोलता था, वो पाली या फिर प्राकृत बोलता था, जबकि जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, यानी कि लिखने में तो करते ही थे। और इनकी ये खासियत थी, ये संस्कृत को देवों की भाषा कहा करते थे, जिसकी वजह से ये स्वयं पढ़ते थे उस भाषा को, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाते थे, या फिर राजाओं के बच्चे या बहुत अमीर जो सेठ वगैरह या व्यापारी वर्ग होता होगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था, सिर्फ उन लोगों को ये संस्कृत पढ़ाते थे। वो भी जो ये चाहते थे वो ही पढ़ाते थे, सारी जो भी जानकारी होती थी वो सबको नहीं देते थे। तो संस्कृत को इन्होंने अपने देवों की भाषा बना के रखा हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग उस भाषा को नहीं जानते थे। अब क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन आने लगा था, जैसे कि मैंने अभी पिछले पेज पे जब मैं पढ़ा रही थी तो बताया था कि बुद्ध और जैन ये धर्म आ गए थे, यानी कि महात्मा बुद्ध और महावीर, इनकी जो विचारधारा थी वो समाज में फैलने लगी थी, और वो सनातन धर्म की को सपोर्ट नहीं करती थी। तो बहुत सारे लोग जो थे वो उनकी ओर आकर्षित होने लगे और उनमें शामिल होने लग गए थे। तो इस तरह से इस समय वो लोग ये नहीं मानना चाहते थे कि जिस तरह से ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसको आगे जारी रखा जाए, या उसकी वजह से वो लोग जो त्रस्त थे, जिन्हें अच्छा नहीं लगता था उस वर्ण व्यवस्था को फॉलो करना, वो लोग इनमें शामिल होने लगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ब्राह्मणों को लगने लगा कि हमारी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण ने अपने आप को सर्वोच्च स्थान पे माना हुआ था और लोगों के दिमाग में भी यही बिठाया हुआ था कि पृथ्वी के ऊपर जो ब्राह्मण है वो देवों का रूप है, यानी कि देवता का रूप है। आमतौर पे आप सुनते भी होंगे, कहते हैं ब्राह्मण देवता। तो पृथ्वी पर जो भगवान का रूप है वो ब्राह्मण है। तो यदि लोग बुद्ध और महावीर की विचारधारा के साथ चले जाएंगे तो वो इन बातों को नहीं मानेंगे। तो फिर इन्होंने धर्मशास्त्र की जो है वो शुरुआत की, यानी कि वो किताब लिखी गई जिसके अंदर सभी नियम लिखे गए। धर्मशास्त्र में सभी के लिए नियमों का निर्धारण किया गया, यानी कि अब इन्होंने यहाँ पर लिखित में नियम बना दिए जिनको सभी को मानना होगा। यानी कि जो शासक होगा वो क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय वर्ग का जो व्यक्ति होगा वही शासक बन सकता था, राजा बन सकता था। यानी कि
वही जो है, अब राजा का कार्य क्या होता है, वो अपनी जनता की सुरक्षा करे। तो जो भी राजा बनेगा तो वो क्षत्रिय वर्ग से होगा। क्षत्रिय वर्ग के लोग ही जो है वो सेना में होते थे, वो कद काठी से मजबूत होते थे, वो युद्ध लड़ने वाले होते थे। तो इस तरह से ये माना गया कि जो शासक होगा वो क्षत्रिय वर्ण से ही होगा। और शासकों का कार्य बताया गया धर्मशास्त्र में, वो था कि वो किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर लेंगे, यानी कि टैक्स वसूलेंगे, और उनसे भेंट भी वसूलेंगे। यानी कि ये जो लोग हैं जिनके पास धन है या जो धन अर्जित करते हैं अपनी मेहनत से, उनसे वो कर लेंगे। आज भी टैक्स दिया जाता है, आप जानते हैं, हम सभी टैक्स देते हैं। कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो उसका टैक्स देते हैं। दुकानदार होते हैं वो सेल टैक्स देते हैं, है ना। और हम जैसे लोग जो सैलरी लेते हैं वो इनकम टैक्स देते हैं। तो इस तरह से सभी लोग आज भी टैक्स देते हैं, सरकारें टैक्स से ही चलती हैं। इसी तरह उस समय भी जो राजा होते थे उन्हें सारे कार्यों के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी, धन की आवश्यकता होती थी। वो धन वो टैक्स के रूप में या फिर भेंट के रूप में वसूलते थे। धन इकट्ठा करने के लिए पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी होता था। यानी कि देखिए, ये व्यापारियों से या फिर किसानों से धन इकट्ठा करते थे कर के रूप में, उससे भी काम नहीं चलता था। तो कई बार ये लोग अपने पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके वहाँ पर लूटपाट करके भी धन इकट्ठा कर सकते थे। कुछ राज्य सहायक सेना पर निर्भर थे, जबकि कुछ ने अपनी स्थायी सेनाएं तथा नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए थे। अब क्या था कि ये जो प्रारंभिक राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो शुरू में जो राज्य थे वो पूरी तरह से हर नियम कानून उनका बिल्कुल एक जैसा नहीं था। कुछ लोगों के पास तो अपनी सेनाएं थीं, यानी कि उन्होंने अपनी परमानेंट सेनाएं बना ली थी, लेकिन कुछ लोग जो थे वो सहायक सेनाएं बनाते थे, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर सेना में लोगों को ले जाते थे। वो सेना कौन होती होगी? किसान लोग जो होते थे उनको सेना में भर्ती करके वो अपना काम निकालते थे। तो आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि अब सामंतवाद का जो शुरुआत थी तो वहाँ पर भी ऐसा होता था कि वो लोग किसानों को ही अपने साथ ले जाते थे सेना के रूप में। लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि वो उतने परफेक्ट नहीं होते हैं युद्ध लड़ने में, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो बाद में उन्होंने भी नाइट रखने शुरू कर दिए। इसी तरह से प्रारंभिक राज्यों में यहाँ पर भी जो सेनाएं थीं वो परमानेंट नहीं थी, लेकिन बाद में लोगों ने स्थायी रूप से सेनाएं रखनी शुरू कर दी। और उस समय पर भी जिस समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस समय भी कुछ लोगों ने स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए थे। नौकरशाही तंत्र का मतलब है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं उस सभी को देखने के लिए वहाँ पर अफसर होंगे, जिससे कि उनका सारा लेखा जोखा रखा जा सके, सारा हिसाब किताब रखा जा सके, कार्य ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सके। तो अभी हम प्रारंभिक राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। इनमें से 16 जनपदों में से सबसे आगे मगध था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई है वो मगध की हुई है, जो कि आज का आधुनिक बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये भी प्रश्न आ जाता है, देखिए मैंने पिछले प्रश्न के बारे में बताया कि ये वाला जो काल था वो परिवर्तनकारी काल था, यानी परिवर्तन हुए। तो आपने देखा कितने सारे परिवर्तन हुए। उस प्रश्न का जवाब यहाँ पे मिलेगा। अब प्रश्न यहाँ भी बनता है कि जो मगध था वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, बाकी अन्य राज्य क्यों नहीं बने। तो देखिए यहाँ की कुछ तो ख़ास बातें रही होंगी जिसकी वजह से ये ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। इसका नाम बार बार आया है। देखिए मगध के शक्तिशाली होने के कारण थे कि जो मगध था वो ऐसे स्थान पर था जहाँ पर पास में ही जंगल थे, पहाड़ी थी, तो उसे सुरक्षा मिल जाती थी। पहाड़ी की वजह से वहाँ पर उसे सुरक्षा मिल जाती थी और वहाँ से नदियाँ भी बहती थी। तो जहाँ पर नदियाँ होती हैं वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, तो सबसे पहली बात वहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती थी। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है 11वीं में कि जहाँ पर फसल अच्छी होगी तो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा जब पैदा होगा तो वो उसे
व्यापार करेंगे, दूसरों को बेचेंगे, तो जब ज़्यादा पैदा होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। तो इस तरह से सबसे पहली ज़रूरी बात तो यही हो गई कि वो फसल अच्छी होती थी, जिसकी वजह से व्यापार बढ़ना उनके लिए लाभकारी रहा होगा। दूसरी बात, लोहे की खदानें थी वहाँ पर। आज का जो रांची है वो क्षेत्र उस समय उसी में आता था, मतलब जो झारखंड है, रांची नहीं, मैं झारखंड कहना चाहती हूँ। तो झारखंड में लोहे की खदानें हैं, जो वहाँ से लोहा मिलता था इन्हें। तो लोहा उस समय बहुत उपयोगी था, क्योंकि हथियार बनाए जाते थे, यानी कि उनके पास जो सेना होगी उस सेना को हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। यदि लोहा उनके ही क्षेत्र में निकल रहा है तो उन्हें सस्ता पड़ेगा, काफ़ी मात्रा में होगा, तो ज़्यादा मात्रा में होगा तो ज़्यादा हथियार होंगे। तो इस तरह से उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार थे, यानी कि अन्य राज्यों या महाजनपदों की अपेक्षा उनके पास ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा संख्या में हथियार उपलब्ध थे, इसलिए वो ज़्यादा मजबूत थे, ज़्यादा शक्तिशाली थे। और जब देखिए, फसल जब व्यापार ज़्यादा होगा तो धन आएगा बाहर से, जब बाहर से धन आएगा तो राज्य समृद्ध होगा। राज्य के पास यदि ज़्यादा संसाधन होंगे, ज़्यादा धन होगा, तो वो ज़्यादा विकास करेगा। तो इसी तरह से लोहे की खदानें भी होने से वहाँ पर उनकी सेना भी मजबूत हो रही थी। तीसरी बात, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, क्योंकि वहाँ पर जंगली क्षेत्र था। अब जंगली क्षेत्र में हाथी हैं। हाथी आपको मालूम है कितना शक्तिशाली जानवर होता है। आपने देखा होगा कि जो राजा होते थे उनके पास सेना में हाथी भी होते थे। अब हाथी इतना ऊंचा और इतना मजबूत होता है कि उसके आगे घोड़े या पैदल वाले जो लोग हैं उनको युद्ध लड़ने में कठिनाई होगी। वो ऊपर से बैठ के किसी को भी तीर मारें, या फिर हाथी तो उसको पैर से ही कुचल देगा या सूंड से उठा के फेंक देगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से हाथी होना उनके लिए बहुत लाभकारी था, उनकी सेना को बहुत ज़्यादा बलशाली बनाता था। तो इस तरह से इनके पास, इनकी सेना में बहुत सारे हाथी भी थे, जिसकी वजह से सेना और भी ज़्यादा मजबूत होती चली गई। गंगा थी, गंगा और इसकी जो उपनदियाँ हैं, तो गंगा और इसकी उपनदियों की वजह से आवागमन भी सस्ता और सुलभ हो गया। देखिए, जब हम पानी से यात्रा कर रहे हैं, पानी में नाव जा रही है, तो उसमें बहुत खर्चा नहीं आता, वो पानी के बहाव के साथ ही जाती है। यदि कोई थल स्थल से जाता है, यानी कि रोड से कोई जाता है, तो किसी ना किसी जानवर को उसे खींच के ले जाने पड़ेगा सामान को। तो जब वो बैलगाड़ी वगैरह में लेके जाएगा तो उस जानवर को कहीं बार बार उसे रेस्ट कराना पड़ेगा, उसके लिए खाना भी देना पड़ेगा, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा। जबकि यदि नदी के रास्ते से आवागमन किया जाए व्यापारियों द्वारा, तो उसमें खर्चा कम आएगा। तो इस तरह से इनके लिए, व्यापार के लिए भी ये सारी चीज़ें आसान हो जाती थी। तो ये भी एक इनका स्ट्रॉन्ग होने का कारण था। और फिर इनके जो यहाँ के राजा रहे, वो भी जो नीतियाँ बना रहे थे, उन नीतियों का भी अच्छा प्रभाव पड़ा होगा, यानी कि उन्होंने भी अच्छी नीतियाँ बनाई होंगी, जिसकी वजह से ये राज्य और प्रगति करता हुआ चला गया। जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, है ना, और महापद्मनंद, ये जो राजा हुए, इन्होंने अच्छी नीतियाँ बनाई और अपने राज्य को और ज़्यादा विकसित किया। प्रारंभ में यहाँ की जो राजधानी थी मगध की, वो राजगाह थी, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है राजाओं का घर, राजगाह। तो राजाओं का घर, ये मगध की राजधानी थी पहले। पहाड़ियों के बीच एक किलेबंद शहर था ये, यानी कि एक जैसी ऐसी जगह थी जो पहाड़ियों के बीच में थी, यानी कि सुरक्षित थी। और ये 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया, यानी कि यहाँ की जो राजधानी थी पहले राजगाह थी, लेकिन बाद में 4वीं शताब्दी में इसको पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाया गया, जो कि गंगा के किनारे पर था। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना। इसके अलावा जो अगर आता है कि ईसा पूर्व के 5 शताब्दियाँ इतनी महत्वपूर्ण या परिवर्तनकारी क्यों थी, तो वो भी आप बता सकते हैं क्यों थी।
क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कितने सारे परिवर्तन उस समय में आए थे। आप वीडियो को पीछे देखेंगे तो उसका भी उत्तर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आगे के पॉइंट्स के साथ।